हाँ, ये नेत्र विकारों की जो एक श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें बहुत सारे डिजीजेज के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है कीरेटाइटिस, यानी कार्निया में सूजन पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आ चुका है, उसमें तमाम जानकारी पर हमने साझा कर लिया है। अब इसमें जो दूसरा एपिसोड हम लेकर आए हैं, इसमें है नर्सिंग मैनेजमेंट एवं रोकथाम, यानी कीरेटाइटिस के पेशेंट का हम नर्सिंग केयर कैसे करेंगे, यानी उसका मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखभाल करेंगे, उसे क्या क्या जानकारी हमें देना होगा और स्वयं स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या क्या ज्ञान रखना पड़ेगा। तो ये सब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो आइए हम देखते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए एक नर्स को या रोगी को देखभाल करने वाले हेल्थ वर्कर को क्या क्या स्वयं जानना चाहिए और अपने पेशेंट को उससे अवगत कराना चाहिए, उसको उस तरह की गाइडलाइन देनी चाहिए जो उसके हित में हो सके। तो सबसे पहले एक नर्स की ड्यूटी बनती है कि वो रोगी के वाइटल साइन एवं सामान्य स्वास्थ्य का निर्धारण करना। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उस रोगी के वाइटल साइन यानी जो जीवन के लिए आवश्यक लक्षण शरीर में होते हैं वो उसमें मिलने चाहिए, वो एक्टिविटीज मिलनी चाहिए, वो सामान्य है कि नहीं है। और फिर उसका जनरल स्वास्थ्य, सामान्य स्वास्थ्य उसका कैसा है, कहीं इसके साथ साथ वो और प्रॉब्लम तो नहीं झेल रहा है, अन्य बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है जो पहले से ही ऑलरेडी उसके शरीर में पड़ी हुई हों। तो इन सारी बातों का सबसे पहले एक नर्स को निर्धारित करना पड़ेगा, ताकि इसी के अनुसार उसका वो प्रॉपर देखभाल, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट वो कर सके। तो सबसे पहला बिंदु जो इसमें बताया गया वो है पीड़ित व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य का परीक्षण का निर्धारण करना और उसके वाइटल साइन को चेक करना। दूसरा जो इसमें पॉइंट बताया गया वो है दिखने वाले लक्षण एवं उनकी गंभीरता का निर्धारण करना, यानी पेशेंट में किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं और वो कितने गंभीर हैं, किस लेवल पर हैं, सुपरफिशियल हैं या वो डीप हैं, इसके बारे में, उसके इंटेंसिटी के बारे में ये निर्धारित करना होगा, ताकि उसके अनुसार उसकी प्रॉपर देखभाल की जा सके। तीसरा बिंदु इसमें जो है वो है कि चिकित्सक के अनुसार दवा का डोज एवं समय का निर्धारण करना, यानी एक डॉक्टर ने जो गाइडलाइन किया है कि आपको इतने डोज में, इतनी मात्रा में ये दवा लेनी है और वह दवा उतने मात्रा में, उतनी एमजी की, उतने पावर की लेनी है, किस समय लेना है, किसको सुबह लेना है, किसको शाम को लेना है, और कौन सी दवा ऐसी है जिसे दिन में 2 बार लेना है, कौन 1 बार लेना है, कौन 3 बार लेना है। तो इस तरह से जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन अपने दिया हुआ है, जो परामर्श दिया हुआ है, उसमें दवा उसी के अनुसार दवा की डोजिंग करनी चाहिए और उसके देने का जो समय है या इंटरवल है समय का, तो उसका भी निर्धारण एक कुशल नर्स को करना चाहिए। तभी वो अपने पेशेंट का अच्छे से की देखभाल कर सकता है और उसका केयर कर सकता है। नंबर 4 पर जो बताया गया, आंखों में दवा ड्रॉप करने की सही तरीके का निर्धारण करना, यानी किस तरीके से दवा को, जो आई ड्रॉप दिया है डॉक्टर ने, उसका यूज कैसे करना है, किस मेथड से करना है, कैसे करना है, इसकी भी जानकारी उसे होनी चाहिए। 5वें नंबर पर जो उपाय बताए गए वो है रोगी को तेज धूप, धूल, मिट्टी एवं धुआं से बचने की सलाह देना। एक योग्य नर्स का यह कर्तव्य बनता है कि जो पीड़ित उसके सामने है, उसके दिक्कत के अनुसार, उसके प्रॉब्लम के अनुसार कैसे एटमॉस्फेयर में उसको रहना चाहिए, कैसे एटमॉस्फेयर से इसे बचना चाहिए, ये तमाम जानकारी उसे खुद में होनी चाहिए। तभी वो अपने पेशेंट को अच्छी तरीके से नर्स कर सकता है, उसकी सेवा कर सकता है, उसकी नर्सिंग कर सकता है, उसकी केयर कर सकता है। तो अगर वो कीरेटाइटिस का पेशेंट है तो उसे ये सलाह देनी चाहिए या उस पेशेंट को बताना चाहिए
भाई आप ऐसे जगह पर न जाएं जहाँ पर काफ़ी धुआं होता हो या फिर मिट्टी के कण उड़ते हों, धूल हो, या फिर फास्ट सनलाइट में न जाएं, तेज धूप में जाने से बचें। अन्यथा इस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहेंगे, जाएंगे, इनके कांटेक्ट में रहेंगे, तो फिर आपकी जो कीरेटाइटिस की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम और आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है और आपके ट्रीटमेंट करने में तमाम दिक्कतें आ सकती हैं। आपकी रिकवरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। नंबर 6 पर जो पॉइंट बताया गया वो है इन्फ्लेमेशन। जब तक ठीक न हो जाए तब तक ये कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करने से बचना चाहिए। एक नर्स को अपने पेशेंट को ये बताना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, उसे सलाह देना चाहिए कि भाई जब तक आपके ये कार्निया का पेशेंट ये इन्फ्लेमेशन जब तक बिल्कुल सामान्य न हो जाए तब तक आप कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग न करें, इससे बचें, अन्यथा आपकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। नंबर 7 पर जो उपाय बताया गया वो है रोगी को आँखों को बार बार छूने से बचने एवं पर्याप्त हाइजीन का ध्यान रखने की सलाह देनी चाहिए। यानी एक नर्स को अपने पेशेंट को बताना चाहिए कि आप बार बार आँखों को टच न करें और उसको प्रॉपर जो साफ सफाई का जो मानक बताया गया है उसको आप फॉलो करें, उसको अपने दिनचर्या में उतारें, ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो आराम से और कम समय में अच्छे से ठीक हो जाए। तो आपको इसकी रिकवरी जल्दी से हो, अच्छे से हो, इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अपनी आँखों को बार बार टच करने से बचें। बहुत आवश्यक हो तभी उसे छुएं, टच करें, अन्यथा उसे छुएं नहीं। और जो आँख के लिए प्रॉपर हाइजीन के मानक बताए गए हैं, साफ सफाई की जो तौर तरीका या लेवल बताया गया है, उसे आप रोज करते रहें और उसको अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। फिर जो अगला पॉइंट बताया गया कि स्राव के कारण आंखें चिपक जाती हैं, तो स्राव की सहायता से जमी हुई पपड़ी को साफ करना चाहिए। यह सफाई इनर कैंथस से बाह्य कैंथस की तरफ करना चाहिए। हाँ, आंखों से जब स्राव होता है, ये चीज प्रायः आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आंखों की बीमारियों में कि तमाम एबनॉर्मल डिस्चार्जेज होते हैं आंख से। और होता क्या है कि जब आप रात में प्रायः सोते हैं तो आंखें जो है आपस में चिपक जाती हैं और फिर सुबह जब आप उठते हैं तो फिर आंखें खुलती नहीं हैं। तो आपको करना क्या चाहिए इस समस्या से निजात पाने के लिए कि ये जो कपड़े का स्वाब या कॉटन का स्वाब बना करके उस पपड़ी, जमी हुई जो पपड़ी है उसको साफ हाथों से, ताकि कोई खरोंच न लगे, स्क्रैचिंग न हो, इससे बचिए और साफ हैंड से, मुलायम हाथों से धीरे धीरे पपड़ी को साफ करिए। लेकिन यह ध्यान रखिए कि इनर कैंथस से बाहर कैंथस की तरफ। कैंथस क्या है? जहाँ दोनों आईलिड मिलते हैं उसी मीटिंग पॉइंट को कहते हैं कैंथस, यानी आँख का कोना। तो अंदर से बाहर की तरफ जब आप सफाई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल के जाएगा। यदि बाह्य कैंथस से अंदर के कैंथस की तरफ, एक्सटर्नल कैंथस से इनर कैंथस की तरफ आपका स्वाब जाएगा तो बाहर का कचरा भी आँख में इकट्ठा होने लगेगा। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या करना है कि वो कपड़े के स्वाब के साथ, कॉटन के स्वाब के, स्वाब का मतलब वो फाहा जो आप बनाते हैं, उससे धीरे धीरे भिगो करके पपड़ी को जो उस पर क्रस्ट जमी हुई है उसे साफ करना चाहिए। तरीका उसका ये होना चाहिए कि अंदर से बाहर की तरफ करिए, ताकि आँख में जमा हुआ जो कचरा है, पपड़ी है, जो एबनॉर्मल डिस्चार्जेज इकट्ठा हो गया है और सूख गया है, उसे साफ करने में ये तरीका सही है और इसी हिसाब से आपको करना चाहिए। अगला पॉइंट जो बताया गया, हाथों की उचित सफाई रखनी चाहिए। ऐसे पेशेंट को जो कीरेटिनाइटिस से सफ़र कर रहा है, प्रायः उसे अपने हाथों को साफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि
यह एक आदत सी होती है, जाने अनजाने ये हाथ प्राय आंखों पर चले जाते हैं। और यदि आप प्रॉपर तरीके से हाथ को साफ सफाई करके रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि हाथ गंदे हैं और फिर वो आंख पर आप उसको टच करेंगे, ले जाएंगे, तो उससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगला पॉइंट जो बताया गया नंबर 10, वो है आंखों के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए। आंखें जब ड्राई हो जाती हैं तो उसमें दिक्कत होती है, तो उनको लुब्रिकेंट रखने के लिए, नम रखने के लिए किसी न किसी ऑयल ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो भी अपने मन से नहीं। जो डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है उस ड्रॉप का यूज करें आंखों से के लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए। फिर अगला पॉइंट जो पॉइंट नंबर 11 बताया गया है, संक्रामक रूप से भी ये कीरेटाइटिस फैल सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऊपर का इटियोलॉजी में बताया गया, कारण में बताया गया था कि वायरल इन्फेक्शन भी होता है। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो संक्रामक रूप लेता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आराम से स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। तो इस तरह से अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो उससे बचने के लिए खास तौर से ऐसे लोग जो उसकी पीरमादारी में लगे, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उन परिजनों को ये सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि पेशेंट जो रुमाल वगैरह यूज कर रहा है, तौलिया आदि, तकिया आदि, तो उसके इस्तेमाल से स्वयं को बचा करके उसके इस्तेमाल से स्वयं को दूर रखें, ताकि उनके अंदर ये बीमारी संक्रामक रूप से न फैल सके, यानी छुआछूत के आधार पर एक से दूसरे में न फैले। इससे बचने का सही तरीका क्या है कि पेशेंट के द्वारा प्रयुक्त ये जो नेसरुई है, तौलिया है, गमछा है, तो इस तरह के क्लोथिंग को आप स्वयं न यूज करें जब तक वो विसंक्रमित न हो। अगला पॉइंट जो बताया गया वो पॉइंट नंबर 12 है, ट्रीटमेंट देने पर भी यदि आराम न मिले तो ऐसे पेशेंट को तुरंत किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए और जो गाइड करता है उसके अनुसार फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, अन्यथा देर करने से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, हालत बिगड़ सकती है। नंबर 13 पर जो बताया गया कि रोगी को रिश्योर करें और एवं मानसिक सपोर्ट करना चाहिए, यानी रोगी को आप रिश्योर करें, आप ठीक हो जाएंगे। और मेंटल सपोर्ट तो बहुत बड़ा इलाज होता है, बहुत बड़ी मेडिसिन होती है किसी भी पेशेंट के लिए। यदि वो मानसिक रूप से यह सोचने लगता है कि नहीं अब हम ठीक हो जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उचित ढंग से मेरी देख रेख की जा रही है, तो मैं निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा, इस तरह की भावना जब पेशेंट के अंदर आने लगती है तो उसकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसके प्रॉब्लम के हीलिंग में, उसके बीमारी के ठीक होने में काफ़ी आराम मिलता है। अगला पॉइंट बताया गया कि विजन में दिक्कत के कारण रोगी अपने कार्यों को करने में यदि सक्षम न हो तो परिजनों को उसकी सहायता करनी चाहिए। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशंस बन जाती है कि रोगी का जो देखने का जो लेवल है वो घट जाता है, दृष्टि विजन हो जाता है, दृष्टि में दोष आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसके परिवारीजन हैं या उसके जो लोग निकट के लोग हैं जो उसकी देख रेख करते हैं, इनको चाहिए कि उसको असिस्ट करें और उसकी सहायता करें। तो इस तरह से ये 14 पॉइंट के माध्यम से आपको बताया गया कि एक कीरेटाइटिस के पेशेंट को एक नर्स के द्वारा क्या क्या जरूरी उपाय बताने चाहिए, क्या क्या जरूरी सलाह देनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें बता दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कीरेटाइटिस के रोकथाम के लिए कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जिनको आप फॉलो करके, जिनको अपना करके स्वयं भी आप बच सकते हैं और दूसरे को सलाह देकर उसे भी बचा सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, यानी साफ सफाई तो किसी भी रोग के रोकथाम में सबसे बड़ा कारगर हथियार है, उपाय है। तो पर्याप्त हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करना ही चाहिए, जिससे आप
कीरेटाइटिस की प्रॉब्लम से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं और यह सलाह दूसरे को दे करके उसे भी सुरक्षित कर सकते हैं। नंबर 2 पर बताया गया कि यदि व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी पर्याप्त साफ सफाई का उसे ध्यान रखना चाहिए। भरसक तो उसे रात में सोते समय जब चश्मे की जरूरत नहीं होती है तो फिर उसे एक विसंक्रमित डिसइंफेक्टेंट के सॉल्यूशन में डुबा करके रख देना चाहिए। फिर सुबह होते हुए उसे धुल करके और उस कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करे तो अच्छा है। तीसरा उपाय जो बताया गया, हाथों को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। गंदे हाथों से आंखों को कभी छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। चौथा पॉइंट जो बताया गया, अत्यधिक धूल धुआं और ये जहां मिट्टी का गर्द गुबार उड़ता है ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे एटमॉस्फेयर के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, वो है उपाय नंबर 4, अत्यधिक धूल धुआं एवं आंधी जैसे यानी गर्द गुबार जहाँ उड़ता हो वहां पर जाने से बचिए। अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो गॉगल्स का यूज करिए और जाइए, वो आपको सुरक्षित रखता है। गॉगल्स क्या है, यह एक बड़े फ्रेम का चश्मा होता है जो बिल्कुल चिपक के आंखों से लगा रहता है, तो उसमें डस्ट वगैरह नहीं घुस पाते हैं, तो इससे अपने को बचाया जा सकता है। अगला पॉइंट बताया गया है कि कॉन्टैक्ट लेंस को छूने से पहले हाथों को साफ करें। अब कॉन्टैक्ट लेंस अगर वो यूज करता है तो हाथ इसीलिए बार बार जोर दिया गया है कि हाथों को हमेशा साफ सफाई रखें, साफ स्वच्छ रखें, ताकि कॉन्टैक्ट लेंस अगर उससे टच हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं कॉन्टैक्ट लेंस कंटामिनेटेड हाथों से, दूषित हाथों से टच हो गया तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है और आप इसकी रोकथाम करने में फेल्योर हो सकते हैं। अगला पॉइंट बताया गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप का प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही करें, अन्यथा इसका यूज करने से आपका नुकसान हो सकता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोन ग्रुप का आई ड्रॉप होता है जो प्रायः लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए जब तक कोई डॉक्टर सलाह न दे कि नहीं बिना इसके कोई आंख की प्रॉब्लम ठीक नहीं होने वाली है तभी इसका यूज करें, अन्यथा अपने मन से या बार बार छोटी मोटी दिक्कतें होने पर इसका आप यूज न करें, प्रयोग न करें, इससे बचें, क्योंकि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 7 पॉइंट जो बताया गया वो है कि आंखों को नम रखने के लिए आर्टिफिशियल आई ड्रॉप का प्रयोग करें। आंखें यदि ड्राई रहती हैं तो उनमें चुभन होने लगती है, इसलिए क्योंकि उसमें फिसलन कम होती है, तो ऐसा रखने के लिए किसी भी आई ड्रॉप का, साधारण आई ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 में बताया गया कि आंखों में असामान्य लक्षण जैसे रेडनेस, इरिटेशन, इचिंग, पेन, वर्ल्ड विजन, ब्लड विजन एवं फोटोसेंसिटिविटी आदि की अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए। साथ ही साथ आंखों की जो हाइजीनिक कंडीशन है उसको भी मेंटेन करना चाहिए, और ये सब करने के बाद भी यदि पेशेंट में सुधार न हो तो उसे तुरंत किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा लेना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। फिर उसके सलाह के अनुसार आगे जो वो मेडिकेशन करता है या जो गाइडलाइन तय करता है उसके अनुसार अपने को मेंटेन करना चाहिए। तो ये रहा कीरेटाइटिस का से संबंधित नर्सिंग मैनेजमेंट एवं उसकी रोकथाम। आइए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहला कदम उठाना चाहिए एक नर्स को या एक हेल्थ वर्कर को, वो है कि उस रोगी का जो कीरेटाइटिस से पीड़ित है पहले उसके जनरल हेल्थ का चेकअप को कर लें, उसका निर्धारण कर लें कि उसको कहीं और कोई और बीमारी तो नहीं है। इसके बाद रोगी के वाइटल साइन को चेक करना जरूरी होता है, इसका निर्धारण कर लें कि नहीं उसकी सारी एक्टिविटीज सही दिख रही हैं।
नंबर 2, दिखने वाले लक्षण एवं उनकी गंभीरता का निर्धारण करना, यानी जो लक्षण अपीयर हो गए हैं पेशेंट में उनको क्लोजली एग्जामिन करना और उनकी इंटेंसिटी का निर्धारण करना चाहिए, ताकि उसके अनुसार उसकी देखभाल करने में अच्छा हो सके, पेशेंट का लाभ हो सके। और क्या करना चाहिए, चिकित्सक के गाइड के अनुसार ही दवा का डोज और दवा लेने का जो समय है उसी के अनुसार करना चाहिए। अपने मन से इसमें कोई फेरबदल करने से नुकसान हो सकता है या पेशेंट की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अगला पॉइंट जो बताया गया, अब आंखों में जो दवा ड्रॉप आप करते हैं तो डॉक्टर ने जैसे बताया है उसी तौर तरीके के साथ उसका यूज करना चाहिए। अपने मन से इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, रोगी को तेज धूप, धूल एवं धुआं से बचने की सलाह देनी चाहिए। भाई आप ऐसे जगह पर न जाओ जहाँ मिट्टी उड़ रही है, जहाँ काफ़ी धुएं का गुब्बारा लगा हुआ है, या फिर फास्ट सनलाइट में, तेज रोशन धूप में जाने से बचिए, अन्यथा आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ये तमाम सलाह एक नर्स को अपने पेशेंट को देना चाहिए। और भी बताना चाहिए कि जब तक कीरेटाइटिस की जो इन्फ्लेमेशन है ये बिल्कुल समाप्त न हो जाए, बिल्कुल ठीक न हो जाए, तब तक कॉन्टैक्ट लेंस के प्रयोग से बचना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया कि रोगी को बार बार अपने हाथों से आँखों को छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए और आँखों का जो प्रॉपर हाइजीन है उसे मेंटेन करना चाहिए, उसे उस पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। 8वां पॉइंट बताया गया कि जो डिस्चार्जेज होते हैं उनके वजह से उनका स्वभाव थोड़ा अधेसिव होता है और रिजल्ट ये होता है कि आँखों के ऊपर जो खास तौर से जब व्यक्ति रात में सोता है और सुबह उठता है तो उसकी आँख चिपकी हुई होती है, उसके ऊपर रस्ट जमा होता है। तो इससे बचने, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्वाब की सहायता से धीरे धीरे उसको सॉफ्ट हैंड से साफ करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, तो इनर कैंसर से आउटर कैंसर की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ स्वाब को मूवमेंट में लाना चाहिए, ताकि अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकल जाए। यदि आपने कहीं उल्टा कर दिया तो फिर बाहर का कचरा आँख में जाना शुरू हो जाएगा, इससे दिक्कत बढ़ जाएगी, तो ऐसा न करें। नंबर 9 पर ये बताया गया कि हाथों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखें, क्योंकि कब हाथ चला जाएगा जाने अनजाने आँखों पर ये कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर समय हाथों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखें। अगला पॉइंट बताया गया कि आंखों के लुब्रिकेशन के लिए, माने आंखों को नम रखने के लिए और उसमें बढ़िया स्मूथ स्लीपिंग हो, इसके लिए किसी आई ड्रॉप का प्रयोग करना चाहिए। 11 में बताया गया कि ये कीरेटाइटिस जो है ये संक्रामक रूप भी ले सकती है, यानी परिवार में एक आदमी को हुआ है तो दूसरे को भी ये फैल सकता है। इससे बचने के लिए क्या परिवार के लोगों को चाहिए क्या कि रोगी के द्वारा जो तौलिया है या तकिया है या रुमाल है, इस तरह के जो उसके द्वारा प्रयुक्त सामग्री हैं इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और अगला पॉइंट बताया गया कि ट्रीटमेंट देने पर भी यदि आराम न मिले तो फिर ऐसे पेशेंट को किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखा करके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। 13वां है कि रोगी को रिश्योर करना चाहिए और उसे हमेशा मानसिक सपोर्ट देते रहने की ज़रूरत है, सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि संभव हो तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एक नर्स को चाहिए कि इस कार्य को करे। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट बताया गया कि यदि विजन में, देखने में, दृष्टि में कोई दोष आ गया हो, देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को असिस्ट करें, उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें। अब हम आते हैं कीरेटाइटिस से रोकथाम के बारे में जानने के लिए। इसमें जो पहला पॉइंट बताया गया वो है पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करना, यानी साफ सफाई तो किसी भी रोग के लिए सबसे बड़ा रामबाण उपाय है बचने का। तो यहाँ भी वो चीज़ लागू होती है, यानी
जो ये व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है या जो हेल्दी व्यक्ति हैं, वो पर्याप्त हाइजीन मेंटेन करें तो बहुत सारी बीमारियों से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। हाइजीन से मतलब शरीर की साफ सफाई से मतलब, साफ स्वच्छता से मतलब होता है। दूसरा है, यदि व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करता है तो उसे भी प्रॉपर ढंग से साफ सफाई करना चाहिए, और हो सके तो रात में जब चश्मे के यूज की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसे किसी भी डिसइंफेक्टेंट वाले सॉल्यूशन में डुबा करके रखें और सुबह उसे धुल करके यूज करें, ताकि उसमें संक्रमण के चांसेस न हो। नंबर 3 पर, हाथों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखें, साफ स्वच्छ रखें, और गंदे हाथों से आंखों को कभी न छुएं। चौथे पॉइंट में बताया गया कि जहां अत्यधिक धूल गुबार उड़ता है और तेज धूप हो या धुआं हो, आंधी जैसा एटमॉस्फेयर हो, तो इस तरह के माहौल में जाने से बचना चाहिए। अगर जाना अति आवश्यक है तो गूगल्स का प्रयोग करिए, फिर आप आराम से जाइए। नंबर 5 पे बताया गया कि कॉन्टैक्ट लेंस को छूने से पहले हाथों को साफ कर लेना चाहिए, यानी हाथ की साफ सफाई तो मस्ट है। नंबर 6 पर, कार्टिकास्टेरॉइड आई ग्रुप, वे आई ड्रॉप्स जो कार्टिकास्टेरॉइड ग्रुप के बने हुए हैं, इनका यूज यूं ही नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर सलाह दे या अति आवश्यक हो तभी इस ग्रुप के आई ड्रॉप का यूज करना चाहिए, अन्यथा अपने मन से कोई भी दवा यूज करते हैं ये सही नहीं है। नंबर 7, आंखों को नम रखने के लिए आर्टिफिशियल आई ड्रॉप का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि आंखों में फिसलन बनी रहे और उसका मूवमेंट प्रॉपर मिलता रहे। नंबर 8 पर, आंखों में ये असामान्य लक्षण जैसे रेडनेस हुआ, इरिटेशन हुआ, इचिंग हुई, पेन हुआ, ब्लड विजन हुआ और फोटो सेंसिटिविटी है, ये तमाम अगर लक्षण मिलते हैं तो क्या करना चाहिए? कोल्ड कंप्रेस करना चाहिए आई को, साथ ही आई के हाइजीनिक कंडीशन को भी मेंटेन करना चाहिए। इतना करने के बाद भी यदि पेशेंट में सुधार न हो, उसे तुरंत लाभ न मिल रहा हो, तो बिना विलंब किए हुए आपको किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और उसके अंडर में रह करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इससे मुक्ति पानी चाहिए। तो अब इसी के साथ हम पीरियडाइटिस पार्ट 2 का एंड करेंगे। बाकी अगली वीडियो में फिर कोई नई प्रॉब्लम हम लेकर के इसी सीरीज में आएंगे।